बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्थ लाइन एंड दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर इमरान खान। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में और उसके रहन सहन का तरीका जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं, जिनका असर उसके समाजी निज़ाम के साथ साथ उसकी सेहत पे भी काफ़ी गहरा हुआ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछली चंद एक दहाइयों में जिन बीमारियों में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है, जोड़ों की बीमारियाँ उनमें सरफ़हरिस्त हैं। आज हम हेल्थ लाइन में इसी अपने टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नसीम अरशद साहिबा। मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो जोड़ों की बीमारियां में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इनिशियली तो ये होता था कि जो लोग ओल्ड एज होते थे उनके लिए वो मोस्टली उनको जोड़ों की बीमारियां जो हैं वो लाहक होती थी, लेकिन अभी देखा गया है कि यंग जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं उनमें भी ये बीमारियां काफ़ी हद तक। तो अनिश, सबसे पहले तो बताइएगा कि इनकी वजह क्या है, इन बीमारियों की इस हद तक जो है वो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जोड़ों की बीमारियां जनरली दो तरह की होती हैं। एक वो जो एज रिलेटेड, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले यही देखा गया था कि उम्र के साथ बड़ी उम्र के लोगों में जोड़ों की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। दिस स्टैंड्स ट्रू। अब आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि हमारे रहन सहन में इतना फ़र्क आ गया है कि इन जनरल जो बीमारियां जनरली बहुत ओल्ड एज में प्रेजेंट किया करती थी, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, अब हम लोगों को वो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस जो एज के साथ लेट प्रेजेंट करना चाहिए, वो अब हमें जल्दी प्रेजेंट होना शुरू हो गया है इन 30s, इवन 40s, 50s। ये जनरली इसकी एक वजह तो ये है कि वज़न में लोगों के बहुत इजाफा होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, हमारे ईटिंग पैटर्न्स बहुत चेंज हो गए हैं। हम अब डाइट बिल्कुल डिफरेंट लेते हैं, हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से डीजेनरेशन का अमल तेज़ हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक ख़ास तरह का आर्थराइटिस जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, ये होता ही यंग एज में है। इसमें इजाफा ज़्यादा देखने में इस वजह से आया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। अब लोग ज़्यादा अवेयर हैं। अगर जोड़ों में दर्द है तो वो ज़्यादा डॉक्टर से रुजू करते हैं, टाइम पे करते हैं और वो डायग्नोज हो जाता है। सो प्रॉबेबली गुड अवेयरनेस की वजह से हम आर्थराइटिस को जल्दी पिक करना शुरू हो गए हैं। इन एडिशन टू द फैक्ट कि हमने अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस कर लिए हैं कि जो हम प्रॉब्लम्स पहले फेस नहीं करते थे, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, वो अब हमें ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। बट देन दैट इज़ ड्यू टू, यू राइटली पॉइंटेड आउट, आवर लाइफस्टाइल चेंजेस। तो आपके ख्याल में दोनों तरह की जो आर्थराइटिस हैं उनमें दोनों तरह की रीजंस हो सकती हैं। एक तो यह है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसको हम अब डायग्नोज जो हैं वो चूँकि अवेयरनेस है और लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं। यूजुअली पास में देखा यह गया है कि जो जोड़ों की दर्द या बीमारियां होती थी, जोड़ों का दर्द उसको होता था जो काफ़ी ओल्ड एज में चला जाता था, या फिर लोगों में कोई इतना पेशेंस होता था जो वो बर्दाश्त कर लेते थे। तो इसमें आपने बताया कि डाइट का बड़ा रोल है। तो कौन सी ऐसी हेल्दी डाइट है जिससे जो पहले हम यूज़ करते थे, जिससे कि ये जो आप डिजेनरेटिव चेंजेस जो थी वो नहीं होती थी? देखिए, इन वन वर्ड अगर मैं आपको कहूँ तो प्रोसेस्ड फूड जो हम अब यूज़ करते हैं वो पहले यूज़ नहीं की जाती थी। आप ड्रिंक्स में ले लें, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, टैंक्स, आई डोंट वांट कि हम उसके, लेकिन एवरीथिंग हम अब प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं। आपने गंदम की रोटी को छोड़ के हमने अब पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हमारा मेन डाइटरी पैटर्न है। फ्राइज बच्चों ने खाना ही ये है। सो दिस इज़ जस्ट गोइंग टू कॉज वेट गेन। पहले हम सब लोग, मेरा ख्याल है, डेली फिजिकल एक्टिविटी करते थे। छोटे बच्चे बाहर खेलते होते थे घरों से बाहर। अब कोई भी नहीं, अब 2 साल का बच्चा टैब पर टाइम स्पेंड करता है। जब हम टाइम अपनी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वेलबींग को नहीं देंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू आर ईटिंग जस्ट प्रोसेस्ड फूड, यू आर गोइंग टू गेन ऑल ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी ओवरवेट। सेकेंडली, अगर आप ओवरवेट नहीं भी होते तो आपकी न्यूट्रिशन अप टू द मार्क नहीं होती। द वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दैट यू नीड, कैल्शियम, प्रोटीन्स फॉर स्ट्रॉन्ग हेल्थी बोन्स, मसल्स एंड नर्व्स, यू डोंट गेट इट। आप क्या सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं, कार्ब्स पे अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। सो इसलिए ये डाइट में ये एक मेजर जो हमारा शिफ्ट आया है, व्हाट नीड्स टू बी डन, हेल्दी फूड एंड नेचुरल फूड। एनीथिंग यू गेट फ्रॉम नेचर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गंदम, चावल। चावल इतना हमारा मिथ बनी हुई, इतने बुरे नहीं हैं।
अगर हम उसको eat it in moderation, you can take it eggs, पोल्ट्री, मीट ऑफ एनी सॉर्ट, बीफ बेचारे पे तो एक हराम ही का टैबू लग गया है. इट इजंट दैट बैड. व्हाट यू आप बीफ बर्गर्स ना खाएं, कीप इट सिंपल और वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें. एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम नेचर इज़ गुड फॉर यू. और इसके लिए ज़रूरी है कि उसको राइट एज ब्रैकेट में खाया जाए. लाइक बच्चे हैं, अगर दूध अभी से पियेंगे, उनकी एक वो फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो तभी वो नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे. हम कोशिश करेंगे कि दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी बात करें. वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. विल बी बैक आफ्टर ब्रेक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हम बात करें डॉक्टर साहब के साथ जोड़ों की बीमारियों के हवाले से. मैडम, आप बता रहे थे कि जो है वो बीफ के बारे में, कि जिस तरह से बीफ को हमारे यहाँ एक डायलेमा बना दिया गया है और बच्चों को ये चीज़ें जो हैं वो अपनी उस एज ब्रैकेट में देनी चाहिए, बजाय इसके कि होता यह है कि जो है वो एज आपकी 40, 45, 50 के करीब पहुंच जाती है, फिर जोड़ों की बीमारियां शुरू होती हैं, दर्द शुरू होती है. फिर आप डॉक्टर से पूछते हैं कि अभी बताएं हमें डाइट कौन सी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए. उस वक्त इस डाइट का कितना रोल होता है अगर उस वक्त हम कैल्शियम यूज़ करना शुरू कर दें, जब एक बार ये जो डिजेनरेटिव चेंजेस जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं? तो देखिए, एट एनी एज राइट फूड विल हेल्प यू. अगर एक दफ़ा स्टार्ट हो भी गई है, एटलीस्ट यू स्लो द प्रोसेस, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए कैल्शियम का इस्तेमाल फ्रॉम यंग एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बल्कि टिल द एज ऑफ 30 कैल्शियम के इस्तेमाल से आपकी बोन स्ट्रेंथ लेती है. आफ्टर 30 ईयर्स द बोन स्टार्ट्स लूजिंग द स्ट्रेंथ, एंड एट दैट टाइम कैल्शियम इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वो स्ट्रेंथ लूज कर रही है वो उस प्रोसेस को स्लो कर देता है. सो एट ऑल एजेस कैल्शियम एंड प्रोटीन्स, दीज टू थिंग्स आर वेरी गुड फॉर यू. एट ऑल एजेस कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट दैट गुड फॉर यू. छोटे बच्चों में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं, सिंपल कार्ब्स, शुगर्स को अवॉइड करना चाहिए. ओल्ड एज में ऑफ कोर्स आप सिंपल शुगर्स तो बिल्कुल भी नहीं, बट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इन मॉडरेशन आप यूज़ करें. सो एट ऑल एजेस गुड प्रॉपर न्यूट्रिशन की अपनी इंपॉर्टेंस है. अगर हो भी गई हैं तो एटलीस्ट उस प्रोसेस को स्लो कर देता है. बिल्कुल. अब आपने दो तरह की जो आर्थराइटिस है उनकी दो तरह की इकसाम बताई हैं. एक जो है वो यंग एज में हो जाती हैं, दूसरी वो हैं जो जिनमें के डिजेनरेटिव चेंजेस जो हैं वो टेक प्लेस होती हैं और उसके बाद होती हैं. अब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इनकी अलामात दोनों की कैसी हैं और किस तरह से हम एक आम बंदा जो है उसको पता चलेगा कि मुझे कौन सा मसला है और मुझे कब जो है वो डॉक्टर के पास जाना है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले डिजेनरेटिव चेंजेस इन जनरल एक बहुत ब्रॉड टर्म में, अगर आपको लगता है कि आपके जोड़ों की दर्द थकन के बाद, काम करने के बाद होती है, एक्सर्शन के बाद, एंड इट इम्प्रूव्स विद रेस्ट, मोस्ट लाइकली ये डिजेनरेशन और वियर एंड टियर की वजह से है. अगर आपके जोड़ों की दर्द रेस्ट करने के बाद वर्स आती है, आप सुबह के टाइम सबसे बुरे जोड़ होते हैं, अकड़े हुए होते हैं, और जैसे जैसे आप काम में लग जाते हैं आपको लगता है धूप निकलती है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन में आता है और मेरे सिम्टम्स बेहतर होते हैं, then it is very suggestive that you have inflammatory arthritis. एक बात मैं बहुत स्ट्रेस करूँगी कि कोई भी जोड़ों की दर्द जो छोटी उम्र में हो, प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेस इन जनरल बड़ी एज में होते हैं, 40s में होते हैं, बट इवन छोटे बच्चों में जोड़ों की दर्द होती है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है, और वो अक्सर इस तरह मिसडायग्नोज हो जाता है क्योंकि हमारे पास whenever you have a joint pain in a young child, और आपको लगता है सुबह के टाइम बच्चा तो स्कूल नहीं जाना चाह रहा है इसलिए कह रहा है कि ओहो मेरा तो उठने को दिल नहीं कर रहा. Now this is highly suggestive of inflammatory arthritis. Please do visit a rheumatologist. Just this morning I saw a child, 17 years का लड़का, and he had inflammatory arthritis growing everywhere. That was seronegative. जिसका मतलब है कि एंटीबॉडीज़ नेगेटिव होंगी, वो एंटीबॉडीज़ में कभी भी नहीं आएगा. अब चूंकि वो सब फिर ये कहना शुरू करते हैं, बच्चा वैसे ही कहता है वो पढ़ना नहीं चाहता, वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक आप किसी, और उसका इतना क्लासिक पैटर्न था कि वो मुंह से बोलता जा रहा था और वो
क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में सेट होता जा रहा था। सो प्लीज़ विजिट अ र्यूमेटोलॉजिस्ट। आपके पास जो भी क्वालिफाइड र्यूमेटोलॉजिस्ट है उससे अपने जोड़ों की दर्द को ज़रूर एक दफ़ा कराएं। एंड इन 5 मिनट्स दैट बॉय वाज डायग्नोज्ड, जो 3 साल से इधर उधर फिर रहा था, और लकीली वो मेरे पास इसलिए आया कि आर अफेक्टेड बॉर्डरलाइन आ गया था। सो समबडी रेफर्ड टू हिम टू मी। सो मैं आपको मशवरा दूंगी, एनी जॉइंट पेन इन यंग चाइल्ड, आपकी एज लेस देन 40 है, आपको जोड़ों में दर्द है, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम, विजिट अ र्यूमेटोलॉजिस्ट। उसके बाद अगर ज़्यादा है, हाँ उसमें आप सोच सकते हैं कि अच्छा मैं तो रेस्ट से बेहतर हो रहा हूँ, तो प्रॉब्ली डिजेनरेटिव है। एग्जैक्टली और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टाइमली डॉक्टर को विज़िट करें तो फिर उसको जो उस तरह का ट्रीटमेंट है और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। नाज़रीन, इसी टॉपिक पे हम बातचीत का सिलसिला डॉक्टर साहब के साथ जारी रखेंगे। वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी हैव डॉक्टर नसीम अरशद साहिबा विद अस और हम बात कर रहे हैं जोड़ों की बीमारियों पे। मैडम, आपने जिक्र किया कि किस तरह से जो लोगों को डाइट रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, या जिस तरह से आपने जो गैंठिया है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। एक तो ये है कि गैंठिया की जो बीमारी है उसके लिए टेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये है कि उसमें डाइट रिस्ट्रिक्शंस किस तरह से हैं, कि डाइट जो है वो कितना रोल है उसका उस गैंठिया की बीमारी में, क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्युटली लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो जाता है उस बंदे का जिसको गैंठिया डायग्नोज करते हैं। वो सारी ज़िंदगी के लिए चारपाई तक जो है वो महदूद हो जाता है। 2 सवाल। पहला ये कि टेस्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। टेस्ट्स देखिए, सबसे पहले टेस्ट्स किसी भी बीमारी की तशख़ीस में टेस्ट की वैल्यू 20% होती है। 80% इज़ आपकी हिस्ट्री, आपको तकलीफ़ क्या है। जब आप अपनी पेशेंट बात अपनी डॉक्टर को बताता है तो 80% वो अपनी बीमारी बता रहा होता है। एग्जामिनेशन एड्स टू इट। आई वुड से 60% इज़ हिस्ट्री, 20% इन एग्जामिनेशन, एंड आखिरी 20% इज़ लैब्स। लैब्स र्यूमेटोलॉजी में जोड़ों की दर्द में 100% नहीं होती हैं। हो सकता है मेरा आर फैक्टर पॉजिटिव हो, लेकिन मुझे आर्थराइटिस नहीं है। हो सकता है आपका आर फैक्टर पॉजिटिव हो, आपको आर्थराइटिस नहीं है। एज के साथ आर फैक्टर 25% लोगों में लो टाइटर में पॉजिटिव होगा, जिनको कोई जोड़ों का मसला नहीं है। ठीक है, सो इट्स द सिम्टम्स दैट यू आर हैविंग, उनको डॉक्टर डिसाइफर करेगा। हो सकता है मैं आपको आ रहे हो और आपको 10 साल बाद होना हो, लेकिन मैं आपको आज कोई दवाई नहीं दूंगी। वाई गिव अ मेडिसिन फॉर 10 years? ठीक है, तो इसलिए लैब्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। एक हमारे यहाँ यूरिक एसिड का टेस्ट को बहुत ज़्यादा कल्प्रिट समझा जाता है। यूरिक एसिड का एक ख़ास किस्म का आर्थराइटिस होता है, एंड अगेन ओनली अ र्यूमेटोलॉजिस्ट कैन पिक इट। हर दर्द, हर जोड़ों की दर्द यूरिक एसिड की वजह से उसी तरफ से आना चाह रहा था जब मैं टेस्ट की बात की थी कि लोग जो है अपने तौर के ऊपर जो है वो यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द डाइट दैट यू आर टेकिंग, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हो जाए तो फिर उनका वो भी अपना सेल्फ मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी लाइफस्टाइल को। फिर उनका भी लाइफस्टाइल बिल्कुल तब्दील होकर रह जाता है। वो अपनी डाइट को भी उसी तरह से जिस तरह लोग बताते हैं, फिर उस तरह से यूरिक एसिड के ऊपर, और वो सारा ब्लेम जो है वो यूरिक एसिड के ऊपर होता है कि हर वो जो उसको मसला है, उसको बॉडी एक्स हैं, वो यूरिक एसिड की वजह से हैं। और कितने % वैसे यूरिक एसिड का सच है आपके पास पेशेंट्स जो आते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स? मैंने जितने पेशेंट्स आई थिंक ट्रीट किए हैं उनमें यूरिक एसिड या गाउट के टोटल पेशेंट्स आई गेस वुड बी हार्डली 8 to 10%। 8 to 10%, और ये मैं ज़्यादा बता रही हूँ। ठीक है, 90 to 95% ऑफ द पेशेंट्स जिनको जॉइंट पेन्स होती हैं वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं होती हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन योर पार्ट, क्योंकि सब लोग, ये हमारे यहाँ मिथ है एक यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड का आर्थराइटिस, टोटल आर्थराइटिस में या जॉइंट पेन्स में जिनके साथ आप क्लिनिक में आते हैं, हार्डली 5% यूरिक एसिड कल्प्रेट होता है। 95% ऑफ द टाइम्स हम समझ रहे होते हैं कि यूरिक एसिड है। किसी भी पेशेंट जिसको गैंठिया है, जोड़ों की दर्द है, उसको खुराक में सिर्फ ऐसी चीज़ें मना की जाती हैं जिनसे वज़न बढ़ता है, क्योंकि जितना वज़न बढ़ेगा उन्हीं जोड़ों ने उठाना है, वो उतने प्रॉब्लम में आते जाएंगे और वो ऑलरेडी वीक हैं, इन्फ्लेम्ड हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें होता है कि वो बताते हैं डॉक्टर साहब हम अंडा खाएं तो हमारे जोड़ दुखते हैं, या चावल खाएं तो दुखते हैं, या गोश्त खाएं तो। उनको सिर्फ आपने कहना होता है कि ये आपके जिस्म को सूट नहीं करता, आप प्लीज़ ना खाएं। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि
गठिया के मरीज़ को चावल या गोश्त मना है, प्लीज़ कीप टेकिंग इट, क्योंकि ख़ास तौर पे गोश्त की कमी से तो फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। कीप इट इन मॉडरेशन। लेकिन अगर आपको खाने से जोड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी बॉडी को बिल्कुल सूट करते हैं, प्लीज़ टेक इट। एग्जैक्टली एक मुनासिब मिकदार में आप ज़रूर खाएं, क्योंकि अपनी बॉडी नीड्स को पूरा करें और आपकी बॉडी को हेल्दी होना चाहिए। एग्जैक्टली और उसके बाद काइंडली ये भी बताइएगा कि लोग जो हैं वो अगर जोड़ों की दर्द स्टार्ट होती है तो वो अपने तौर पे ही कुछ ना कुछ पेन किलर एक बार अगर किसी डॉक्टर ने लिख दिया है तो अपने तौर पे लेते रहते हैं और वो साल लेते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को कौन सी ऐसी मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ऐसे पेशेंट्स में, और व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम? देखिए, कोई भी दर्द जो आपको हल्का फुल्का स्प्रेन हो, इट शुड गो अवे इन 2 वीक्स मैक्सिमम। ठीक है, 2 वीक्स में आपने अगर खुद दवाई लेनी है तो आई वुड से पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, वो भी दिन में 3 गोली से ज़्यादा ना लें। बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल से आपका लिवर फेलियर हो सकता है। इससे स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिया अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखाएं और उससे भी एक मुनासिब मिकदार में यूज़ करें, बिकॉज आप डॉक्टर हैं, ये आपकी एक्सपीरियंस में भी गुजरा होगा जब भी आपने ये सवाल पूछा है, बिकॉज पीपल एंड अप विद अल्सर्स ऑफ द स्टमक एंड रीनल फेलियर। एनसेड्स खा रहे हैं, फांक रहे हैं और वो इस तरह से साल चल रहा है कि कोई परेशानी नहीं है। हालांकि वी एज डॉक्टर्स जब हम एक गोली भी एनसेड की प्रिस्क्राइब करने लगते हैं तो उससे पहले 2 टेस्ट कराते हैं कि भाई किडनीज का फंक्शन ठीक है, लिवर का फंक्शन ठीक है, देन आई आस्क देम टू टेक 1 एनसेड। तो उस हम बजाय इसके कि हम उसको इनएडवर्टेंट यूज ऑफ एनसेड्स कैन लीड टू रेनल फेलियर, जो हम डॉक्टर्स तो अपनी प्रैक्टिस में रोज़ाना देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको लगता है आपने 2 हफ्ते पैरासीटामोल ली है, आपने रेस्ट दिया है और आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो प्लीज़ किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को ज़रूर देखिए। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा फॉर बीइंग विद अस, और बड़ी वैल्यूबल गुफ्तगू थी। आई होप पीपल जो हैं वो वुड बेनिफिट फ्रॉम इट। नाज़रीन, आपने डॉक्टर नसीम अरशद साहबा की बातें सुनी और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज थे। अगर आप देखें कि जोड़ों की बीमारियों के हवाले से कि सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट को बेहतर करें। हमारी जो डाइट है, जो हम फास्ट फूड पे ज़्यादा जा रहे हैं, हम जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम जो होममेड हेल्दी फूड की तरफ आएँ, बच्चों में दूध का इस्तेमाल जो है वो करें और इसको कंटिन्यू करें, ना कि सिर्फ उस सूरत में कि जब हम बीमार हों तब हम जो है वो अपनी डाइट को कुछ हफ्ते के लिए मॉडिफाई कर लें। और दूसरा ये है कि जब भी बच्चों में, यंग लोगों में, जब भी या बड़ों में जोड़ों की कोई ऐसी दर्द हो जो कि 1 हफ्ते से ज़्यादा रहे, तो आप बड़ा ज़रूरी है कि आप उस वक़्त रूमेटोलॉजिस्ट के साथ अपना रब्ता ज़रूर करें, ताकि ऐसी बीमारियां जो हैं जोड़ों की, इनको मज़ीद जो पेचीदगियाँ होती हैं उनसे बचाया जा सके आपको, और टाइमली जो ट्रीटमेंट है वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से क्योर कर सकती है। और लास्टली आपकी डाइट जो है वो किसी तरह से भी जो है वो इसमें रोल प्ले नहीं करती। आपकी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, होनी भी चाहिए। और ये जो अपने तौर के ऊपर हम मॉडिफाई कर लेते हैं कि हम गोश्त से परहेज़ करना है या चावल से परहेज़ करना है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि किसी भी तरह की जोड़ों की बीमारी में जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो बंद नहीं की जा सकती, बल्कि खानी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो इस काबिल हो कि वो बीमारी का जो है वो मुकाबला कर सके। आई होप कि हमारा जो प्रोग्राम है ये आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।